आशी बयानी। आज मैं क्लास 12th का एनपीओ आपको करवाऊंगी और उसमें जो बेसिक टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी है, वो ज़रूर कवर करवाऊंगी। आपको पता है इस बार थ्योरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 20 मार्क्स एमसीक्यू, जो शुरुआत में सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी दोनों ही सेक्शंस में आपके पास में रहेगा। सो लेट मी मेक यू वेल वर्स्ड विद द थ्योरी पार्ट ऑल्सो। फाइन, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, पार्ट ए वॉल्यूम 2 का जो है हमारा, वहां से स्टार्ट करती हूँ। मीनिंग मेरे पास ओल्ड बुक है, उसमें पार्ट ए में है, अब उसको कंपनी वाली बुक्स में डाल दिया गया है, सो इट्स ओके। मीनिंग, मेन चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, एनपीओ क्या होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये देखो, पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए इनको नहीं खोला गया है। बेसिकली ये सिर्फ अपनी सर्विसेज रेंडर करती है अपने मेंबर्स को या पब्लिक को, जैसे क्लब्स हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटेबल जो पर्पसेस के लिए जो खोले जाते हैं स्पेसिफिकली, ये उनके हिसाब से इन्होंने बताया है। ठीक है, तो एनपीओ का बेसिकली यही काम होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि फिर अगर ये सारा कुछ चैरिटी के लिए करती हैं तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इनके पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इनका मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, किसी ने डोनेशन दे दिया, ग्रांट्स दे दिए, इन सब जगहों से इनके पास में पैसा आता है। ठीक है, और इस पैसे को ये लोग यहाँ यूज करते हैं। तो फिर इसके हिसाब से जो ये प्रॉफिट कमाते हैं वो कहाँ जाता होगा? तो देखिए, सीधी बात है, इसका जो कुछ एक फीचर्स हैं, जो हमारी एनपीओज होती हैं उनके क्या फीचर्स? सबसे पहले इनका जो मेन मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, इट इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग। तो सबसे पहला काम ये क्या है इनका कि मेन मोटिव है सर्विस मोटिव। दूसरा, ये चैरिटेबल ट्रस्ट और इन सब के फॉर्म में खोली जाती है। ये कोई वो नहीं है कि भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है, ये बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज होती हैं और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको हम मेंबर्स कहते हैं। जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए बंदे होते हैं उनको हम इनके मेंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी सेपरेट एंटिटी होती है इसके और इसके मेंबर्स की। ठीक है, ये चीज आप पहले भी कर चुके हो। तो हम मतलब कि कोई नया पार्टनर मेंबर आ गया या कोई एक पुराना मेंबर छोड़ के चला गया, उसका इसके ऊपर में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यूजुअली दे आर मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है जो कि उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, तो वो लोग इनको संभालने का काम करती हैं। नेक्स्ट, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस। कई बार अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो ये लोग करते हैं, जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उनको ये इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से भी इनके पास में पैसे आते हैं। सरप्लस जो होता है इनका, मान लो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर में सरप्लस आएगा, तो सरप्लस का क्या होता है? वो सरप्लस पहली बार मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। जो करंट ईयर का सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम, दैट मीन्स हमको सरप्लस हो रहा है, तो वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसको हम सिर्फ कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। जैसे कि नेट प्रॉफिट वगैरह आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर्स में, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें भी यही होता है ना, नेट प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। वैसे ही इसके अंदर में भी सरप्लस आता है और डेफिसिट आता है, नेट लॉस नहीं होता है, सरप्लस और डेफिसिट होता है और वो ऐड हो जाता है कैपिटल फंड में। एंड आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा काम लगा हुआ है इसकी वजह से अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं है तो, बट अकाउंट्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि वो लीगल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, प्रॉपर कंट्रोल कर सके अपने सारे फंड्स का। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, आपको पता ही कि इसके अंदर में ना सीधा सीधा ये नहीं होता कि भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनके अंदर में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें बनती हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिल्कुल कैश बुक जैसी होती है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ही होता है। ठीक है, और इसमें ना इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैश इस साल का है कि अगले साल का, कैश आया है तो वो रिकॉर्ड होगा, चाहे वो पिछले साल का आप किसी ने पेमेंट किया हो, चाहे वो इस साल का ही हो, चाहे वो आगे आने वाले साल का हो, जितना भी कैश आता है वो इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है। और ये रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और ये सिर्फ करंट ईयर से डील करता है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जो होते हैं वो ही रिकॉर्ड होते हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। इनके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसी में ही कवर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये रियल अकाउंट होता है, सिर्फ करंट ईयर से डील करता है। ठीक है, और इसमें नॉन कैश आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं वो हम कैश बुक के ही लेते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसा मैंने कहा सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये सिर्फ करंट ईयर से डील करता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर में होती हैं। अब कुछ आप इंपॉर्टेंट टर्म्स आप इसमें देखेंगे, स्पेशल जो टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे, सब्सक्रिप्शन, अभी आपने मेरे से 3 बार ये वर्ड सुन लिया सब्सक्रिप्शन। अच्छा एक चीज और थी इसके अंदर, बैलेंस शीट जैसे आप नॉर्मली प्रिपेयर करते थे वैसे ही इसमें भी प्रिपेयर होगी, कोई नई बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन, कोई मेंबर आता है ना तो थोड़ा सा पैसा उसको देना पड़ता है आने के लिए, टोकन के तौर पे समझ लो आप, तो वो जो होता है उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड होता है, और इस सब्सक्रिप्शन में से जो करंट ईयर का होता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाते हैं, ठीक है, रिमेनिंग को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेकर के जाते। फिर आप देखो कि लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे आप मान लो आप भी किसी क्लब से एसोसिएटेड हो या आपके पेरेंट्स किसी क्लब से एसोसिएटेड हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि वो लोग अपना एनुअल फीस देते रहते हैं या लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार में दे देते हैं कि भाई हमारा समाज यही है, हमको इसी से जुड़ना है सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। तो कई लाइफ मेंबरशिप देते हैं, कोई एनुअल फीस देते हैं, तो जो भी होता है वो इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक। तो ये जो होता है इनकम लाइफ मेंबरशिप फीस जब आती है ना तो ये लाइफ टाइम में एक बार आनी है, दैट इज वाई इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटिंग नेचर की नहीं है, रिकरिंग नेचर की नहीं है, एक ही बार आनी है, लंप सम पैसा आता है, इसको ये लोग क्रेडिट साइड ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट में यानी कि कैपिटल फंड की तरह से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंडोमेंट फंड क्या चीज होती है, नाम सुनोगे आप एंडोमेंट फंड, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है व्हाट इज एंडोमेंट, लाइबिलिटी साइड पे जाता है ये तो ठीक है, पर ये होता क्या है, ये जैसे किसी ने गिफ्ट दे दिया या बिक्वेस्ट के तौर पे दे दिया, जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग नहीं देते अपनी सोसाइटीज के अंदर में, बिल्डिंग के लिए या कोई और चीज के लिए जब हम पैसा डालते हैं तो उसको हम एंडोमेंट फंड कहते हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, बार बार नहीं होती, दैट इज व्हाई इट इज शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड, अलग से एक हेडिंग के अंदर में हम इसको डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब इसको लेके बहुत किंतु परंतु है, देखिए बहुत ज्यादा बड़ी रकम तो होती नहीं है, तो एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई एक ही बार आनी है, बार बार थोड़े ना एंट्रेंस फीस कोई भरता रहता है, भाई एक ही बार आनी होती है लाइफ टाइम में बंदे के, तो नया मेंबर आता है वो एंट्रेंस फीस देता है तो इसको फिर कैपिटलाइज करना चाहिए क्योंकि एक ही बार आती है। कुछ लोग कहते हैं इतना छोटी सी रकम है इसको हम कैपिटलाइज क्यों करें, इट शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए रेवेन्यू हम इसको शो कर देंगे। तो इसको लेके बहुत किंतु परंतु है, तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन एज ए रेवेन्यू हम इसको ट्रीट करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर देते हैं। एंड इन केस अगर क्वेश्चन में दे दिया कि भाई इतनी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर दो, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस या 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, रिमेनिंग 2/3 यहाँ शो कर देना, तो जैसा क्वेश्चन कहता है या तो हम वैसे करते हैं, या अगर नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन वी ट्रीट इट एज रेवेन्यू। फाइन, तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस फीस। उसके बाद डोनेशन, देखिए डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक यानी कि किसी पर्टिकुलर काम को बोल के उसके हिसाब से डोनेशन दिया गया है कि भैया आपको बिल्डिंग में लगाना है या ये एनजीओ के इस काम के लिए आप पर्टिकुलरली लगा देना, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग है या स्विमिंग पूल बनवाने के लिए लगा लेना, तो ये जो होता है ये स्पेसिफिक डोनेशन होता है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। जनरल डोनेशन जैसे आपने बस ऐसे ही किसी ने पैसा दे दिया है सोसाइटी को या क्लब को कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर लेना जहां जरूरत होती है, तो ये नॉर्मल सा होता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लीगेसी क्या चीज होती है, ये वो अमाउंट होता है जो कि नॉन प्रॉफिट एंटिटी को रिसीव होती है किसी की विल से। जैसे कोई बंदा है हमेशा से सोसाइटी का भला चाहता था और अपने जिस सोसाइटी का वो हिस्सा है या जिस क्लब का वो हिस्सा है, तो वो मरने के पहले अपनी विल में लिख के जाता है कि भाई ये पैसा जो है मैं एज सच अपने क्लब को डोनेट करना चाहता हूँ। तो ये भी रोज रोज हमें नहीं मिलती रहती है लीगेसी, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। मैं आपको हर टर्म इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, तभी आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर एमसीक्यू में या थियरी में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली डील कर सकोगे। फाइन, नेक्स्ट आप देखोगे सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जाता है, और सेल ऑफ ओल्ड एसेट देखो एज सच तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जैसे हम पहले भी करते थे फाइनल अकाउंट्स में, हमने 11th क्लास में किया है, जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, और रिमेनिंग जो हमारा होता है उसको हम एसेट से माइनस करके शो करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लेती हूँ, ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो ये मैं रब कर रही हूँ, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ।
जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फर्नीचर है टोटल 5,000 रुपए का, ठीक है, उसमें से आउट ऑफ द फर्नीचर कितने का है मेरे पास में 5,000 रुपीज का, इसमें से 1,000 का हमने क्या कर दिया कि सेल कर दिया, बेचा कितने में एट ₹1,000 का फर्नीचर मान लेते हैं हमने इसको बेचा है ₹400, ठीक है, ₹1,000 फर्नीचर सोल्ड एट ₹400। तो आप देख रहे हो 1,000 माइनस 400, 600 रुपए का क्या है हमें लॉस है, 600 रुपीज का लॉस है। तो लॉस हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे लॉस जो हैगा इनकम एंड IND मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेबिट साइड पे इसको शो कर देंगे, डेबिट साइड पे, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम फर्नीचर ही शो करेंगे, बट कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में फर्नीचर, 5,000 का फर्नीचर था, 1,000 का विद्या, यानी कि हम 4,000 रुपीज जो है ये हम अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि आप क्या चीज कैसे किधर शो करनी होती है, ठीक है। अब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए ये सब तो क्लब का ही काम होता है, तो रद्दी कबाड़ बेचा, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स क्लब है तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मटेरियल तो कबाड़ ही है उनके यहाँ का, रोजमर्रा की चीज़ है वो उनके यहाँ की, दैट इज वाई इनको हम सीधे सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे शो कर देते हैं, खर्चा है मतलब पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद इट इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल है। एंड पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है, जैसे जो हमारे क्लब का मेंबर नहीं है, जैसे चीफ गेस्ट जिसको हम बोलते हैं, चीफ गेस्ट के तौर पे अगर हम किसी को बुलाते हैं तो उनको एज अ गिफ्ट देते हैं, उनके ऊपर जो ऑनरेरियम उनको दिया जाता है कुछ आपके स्कूल का या आपके क्लब का, जब हम उनको देते हैं तो इसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं कि उनको हम एज अ रिस्पेक्ट, हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको ये चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पैसा जो होता है ये भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड पे, क्योंकि ये खर्चा है, सिंपल खर्चा है हमारे क्लब का या हमारे स्कूल का या हमारी सोसाइटी का। फाइन, आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो आप जरूर से वीडियो को सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे मेरे नए वीडियोस है आपको पता चल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन भी दबाना, बगल में घंटा है, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ। और अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं या आपको नहीं समझ में आया या ऐसी कोई पार्ट है जो आपको क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसको एकदम अच्छे से आपको क्लियर करूंगी और ज़रूर क्लियर करूंगी। फाइन, नाउ इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू कमेंट, इफ यू डोंट लाइक इट देन ऑल्सो कमेंट। पसंद आए वीडियो तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से हमेशा रहती है, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप ही लोगों के लिए चैनल खुला गया है, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ मैं भी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय फॉर टुडे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। जो सब्सक्रिप्शन एक नाइटमेयर है उसको हम डील करेंगे कि कैसे क्या चीज़ हम उसमें करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और मेरा टाइम टेबल हमेशा फिक्स रहता है, आज ही के दिन नेक्स्ट अकाउंट्स का वीडियो अपलोड होगा। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।